Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In the last lecture, we started chapter 6 and we studied about transforming principle. As we discussed, कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने पहला एक्सपेरिमेंट शुरू किया एंड he described about transforming principle. तो हमें यहाँ से समझ आता है कि जब लास्ट एक्सपेरिमेंट जो उनका हुआ था, लास्ट स्टेप जो लास्ट प्रोसेस हमने पढ़ा, उसमें वो देखते हैं कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो माइस डेड कर जाता है. दो चीजें यहाँ पर शॉक करने वाली थी कि एस स्ट्रेन हीट किल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइव रिजल्ट ऑफ माइस, आर स्ट्रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइव रिजल्ट ऑफ माइस. और दूसरी बात ये कि यहाँ पर उन्हें एस स्ट्रेन मिलता है, he recovered a strain, live a strain from died mice. तो ये दो चीजें शॉकिंग थी. फिर वो ये बताते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि a strain heat killed से कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच इज जेनेटिक मटेरियल निकला है, विच कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड, बेटर टू से ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई है. बट he was not able to define the biochemical nature of genetic material as we discussed in the last class. और आज हम वही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का है वो फिर किसने बताया. तो देयर वर 3 साइंटिस्ट who discovered or who explained biochemical characterization of transforming principle. So take notebook and pen with you, start making running notes with me. Let's start the lecture. 3 साइंटिस्ट हैं, रिमेंबर, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड, कोलिन मैक्लियॉड एंड मैकलीन मैकार्टी. मैं इसको कैसे याद रखता हूं? मैं इसको याद रखता हूं एज ओसवाल्ड, कोलिन, मैकलीन. ठीक है, एक एक नाम याद रखते हैं कि ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियॉड और मैकलीन मैकार्टी. ये 3 साइंटिस्ट जिन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा वहीं से कंटिन्यू किया था जहां पर ग्रिफिथ छोड़ कर गए थे. ग्रिफिथ ने अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया था? लास्ट एक्सपेरिमेंट में यही था कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन डाला गया माइस में, और जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन डाला गया माइस में, माइस गॉट डाइड. ठीक है, माइस गॉट डाइड. यही एक्सपेरिमेंट कौन कंटिन्यू करते हैं? ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियॉड और मैकलीन मैकार्टी. कब कंटिन्यू करते हैं? इन 1933 टू 44, लगभग 10 साल लगते हैं इस एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, और इन्होंने डिटरमाइन किया कि what was the biochemical nature of transforming principle, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था. राइट, उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में? 3 चीजों पर उन्हें डाउट था. और वो कौन सी चीजें थी जिन पर इन्हें डाउट था? फर्स्ट वॉज प्रोटीन. हो सकता है उनका ये मानना था, हो सकता है प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल. उनका मानना था हो सकता है आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, हो सकता है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि which one of them is the genetic material who is responsible for converting or transforming the R strain into S strain, right? तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का. They used प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. अब अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, अगर यहां पर मैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज कर रहा हूं विच इज नन अदर देन प्रोटीएज, तो यहां पूरे एनवायरनमेंट से, इस पूरे एनवायरनमेंट से क्या गायब हो जाना चाहिए? प्रोटीन गायब हो जाना चाहिए. राइट, प्रोटीन तो है ही नहीं यहां. और अगर प्रोटीन नहीं है और अगर मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, ध्यान से सुनना, प्रोटीन तो है ही नहीं यहाँ पर. क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज कर रहा है मैंने यहाँ पर. अब जो एक्सपेरिमेंट किया है ओसवाल्ड, मैकलीन और कोलिन ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल डाला, आर स्ट्रेन डाला, और साथ के साथ एक चीज और ऐड की है यहाँ पर, विच इज फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज. तो अगर प्रोटीएज डाल देते हैं तो प्रोटीन तो इस पूरे एनवायरनमेंट से गायब हो जाएगा, और प्रोटीन ही गायब हो गया
और उसके बाद भी माइस डाई कर रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अगर माइस फिर भी डाई कर रहा है तो अपराधी प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल इफ माइस इज डाइंग even after protease, even after involving the protein digesting enzyme in the experiment। तो हाँ, ऐसा ही हुआ, mice got died। तो आप बोलोगे same result we have seen even after using protease। next thing, next वो क्या यूज करते हैं? RNAs। तो which is RNA digesting enzyme they used, which is RNAs, and when they used RNAs mice again died। इसका मतलब वही सेम रिजल्ट आ रहा है। तो क्या RNA जेनेटिक मटेरियल है? नहीं, RNA भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम रिजल्ट आ रहा है ना। थर्ड बात, जब वो DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज करते हैं, जब वो DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज करते हैं विच इज DNase, देन दे सी कि माइस डिडंट डाइड, या आप बोलो माइस लिव्ड, which implies that DNA is the genetic material, which implies that DNA is the genetic material और hereditary material जिसने क्या किया है? ट्रांसफॉर्म कर दिया है R स्ट्रेन को S स्ट्रेन में। यहां DNA यूज किया, राइट, DNA यूज किया। तो समझना ये एक्सपेरिमेंट क्या था। इट वॉज डन बाय ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियॉड और मैकलीन मैकार्टी। वो सिंपल क्या यूज करते हैं? जिन पर उनको डाउट होता है वो वहां से हटा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्राइम सीन है, एक क्राइम सीन है, ठीक है। आपको पता है कि मर्डर इज गोइंग टू हैपन और आपको सस्पेक्ट है A, B और C, ठीक है। कोई क्राइम सीन है और आपको सस्पेक्ट है A, B और C, ठीक है। ये तीन सस्पेक्ट हैं। आप क्या करते हो? A को कस्टडी में ले लेते हो, जेल में रखते हो, लेकिन मर्डर हो जाता है। इसका मतलब क्या A मर्डरर था? नहीं, वो तो आपकी कस्टडी में है, तो A इज नॉट मर्डरर। B रखते हो, B इज ऑल्सो इन कस्टडी बट मर्डर हैपन्स, ठीक है। मर्डर ऑफ व्हाट एयर? इन केस ऑफ दिस सिनेरियो माइस इज डाइंग, तो डेथ हो रहा है माइस का, ठीक है। अब सुनो, सी को कस्टडी में रखते हैं तो मर्डर नहीं होता है, यानी कि सेम रिजल्ट नहीं होता है। इसका मतलब जितने भी डेथ हो रहे हैं, जितने भी सीरियल किलिंग चल रही है पूरे शहर में, वो कौन कर रहा है? सी, राइट। तो वही सेम सिनेरियो, यही सेम चीज किसने की, यही सेम एक्सपेरिमेंट किसने किया, ऑब्जर्व किया? ये तीन साइंटिस्ट ओसवाल्ड, कोलिन एंड मैकलीन ने। ये क्या करते हैं? प्रोटीन इसको हटा दिया, इसको पहले कस्टडी में रख दिया, यानी कि प्रोटीन हटा दिया एनवायरमेंट से, सेम रिजल्ट आया। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए को हटा दिया, बी साइड कर दिया, फिर भी सेम रिजल्ट आ रहा है, मतलब आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। तो अपराधी कौन हुआ? डीएनए। क्यों? डीएनए को जब वो हटाते हैं, डीएनए को जब वो कस्टडी में रखते हैं, तो क्या होता है? माइस की डेथ नहीं होती है, माइस लिव्ड। इसका मतलब who was the one who converted the or transformed the R strain into S strain? It is none other than DNA। तो hence DNA is the genetic material। लेकिन क्या इतने से बात हो जाती है? क्या इतने से बात हो जाती है? इतना बोलने से बात हो जाती है? नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, काफी सही एक्सपेरिमेंट किया था, हालांकि बातें भी काफी कन्विंसिंग लगती हैं, सही लगती हैं, बट रिमेंबर इट वाज नॉट इनफ फॉर द बायोलॉजिस्ट एट दैट टाइम, ठीक है। उस समय पर क्या हुआ? साइंटिस्ट केम टू कंक्लूजन
साइंटिस्ट केम टू कंक्लूजन दैट, उन्होंने बोला, बायोलॉजिस्ट कन्विंस ही नहीं हुए, उन्होंने बोला कि हो सकता है आपने सिर्फ 3 ही चीजें कंसीडर करके आप हमें एक रिजल्ट परोस रहे हैं सामने कि भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट टेल मी जस्ट वन थिंग, ये एक मैमल है, मैमल है और मैमल के सेल में विच इज अ काइंड ऑफ यूकैरियोटिक सेल, उस यूकैरियोटिक सेल में दुनिया भर की बायोकेमिकल चीजें हो सकती हैं, दुनिया भर के बायो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उस माइस की डेथ हो रही है और उसकी डेथ नहीं हो रही है, राइट? हो सकता है। तो डेथ का आप सिर्फ 3 कॉज लेकर ये कैसे रिकमेंड कर सकते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द वन हु ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन इनटू एस्ट्रेन लाइन? नहीं कंक्लूड कर सकते, ठीक है। Although we know from inside कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इनका जो रिजल्ट था वो सही था, बट सही होने के बाद भी अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं, that means there is no worth of your being right? तो यही हुआ इन तीनों के साथ, ओसवर्ल्ड, कोलिन और मैकलिन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही किया, इनका जो रिजल्ट था इट वाज गुड, प्रीटी गुड, ठीक है, बट they were not able to explain कि भाई ये 3 ही चीजें क्यों ली हैं उन्होंने, इसके अलावा कोई और चीजें क्यों नहीं ली हैं, ठीक है। तो here the experiment fails, okay, but then comes अब यहीं से this lead to very great experiment done by Hershey and Chase। यहीं से दिमाग निकलता है। अब सोचो, जो लास्ट लाइन मैंने बोली कि मैंने बोला ना लास्ट लाइन आपको कि हो सकता है ना कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के अलावा भी, ध्यान से सुनना ये लाइन, बायोलॉजिस्ट ने क्या कमी निकाल दी। अब जब आपके काम में कोई कमी निकाल देता है तो आप उसको ओवरकम करने के लिए वही कमी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हो, राइट? तो सेम सिनेरियो हुई यहाँ भी। उन्होंने बोला, बायोलॉजिस्ट ने, कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये मैमल है, क्योंकि ये एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, ओके, इन शॉर्ट इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोल देते हैं हम? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो जो वहां पर कमी थी उसी कमी को ओवरकम करते हैं, वही सोचकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कौन? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। They finally concluded that genetic material is DNA। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हो जाता है इसीलिए ये, क्योंकि पहले आए कौन? फ्रेडरिक ने क्या बताया? There is some transforming principle which is the genetic material. He was not able to define the biochemical nature of genetic material from his experiment। हाँ, फिर आए ओसवर्ल्ड, कोलिन और मैकलिन। ओसवर्ल्ड, कोलिन और मैकलिन ने ये बता तो दिया genetic material is DNA, but they were not able to convince कि why they didn't experimented on other things rather than only protein, RNA और DNA, ठीक है। तो ये चीजें, इन सब चीजों का सम अप और इन सभी गलतियों को ओवरकम करते हुए एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो, बहुत ही स्मार्टली जो मटेरियल, देखो अभी एम क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये प्रूव करना है आपको, अब प्रूव करना है कि जेनेटिक, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपको भी पता चल चुका है कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, और इनको भी पता चल चुका था कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। बस गलती कहां हो गई थी? इनको बस ये प्रूव करना है किसी तरह से कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो देखो कितना स्मार्टली ये प्रूव करेंगे। एम इज जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। नेक्स्ट इज they used very smartly bacteriophage. They used bacteriophages. अब देखना, बैक्टीरियोफेज को एज मटेरियल रिक्वायर्ड लेना इतना स्मार्ट डिसीजन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एज वी नो बैक्टीरियोफेजेस आर सम वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट्स। पहली चीज उन्होंने बैक्टीरियोफेज ली, तो बैक्टीरियोफेजेस आर द viruses which infects bacteria।
तो अगर इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया है और ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली इन्हें एक और चीज लेनी पड़ेगी विच इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा लेते हैं ये? वेरी कॉमन बैक्टीरिया, इश्चरेशिया कोलाई। ठीक है, अभी इश्चरेशिया कोलाई हम ज्यादातर केसेस में इसलिए लेते हैं क्योंकि दे कैन सर्वाइव एट नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि ये हमारी बॉडी में भी नॉर्मल फ्लोरा की तरह एक्ट करता है ना, नॉर्मल प्रेजेंट होता है हमारे गट में। तो इसलिए अब इतने नॉर्मल टेम्परेचर में और पीएच में सर्वाइव कर सकता है, तो इसको ग्रो कराना बहुत ईजी है इन द लैब। तो इन्होंने बैक्टीरिया कौन सा ले लिया? ई कोलाई, या इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते, इन शॉर्ट ई कोलाई बोलते हैं, वैसे इसका पूरा नाम क्या है? इश्चरेशिया कोलाई। ठीक है, इश्चरेशिया कोलाई। तो इश्चरेशिया कोलाई बैक्टीरिया ले लिया, और इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कौन करेगा? अभी अभी हमने पढ़ा, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कौन करेगा? तो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए हमने वायरस भी ले लिया है, वायरस और बैक्टीरियोफेज ले लिया है। इट इज द वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरियोफेज लेने का एक और बहुत रीजन है, या वायरस लेने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। लुक, ये जो वायरस है, इट इज मेड अप ऑफ जस्ट टू थिंग्स। If you don't know, is made up of just two things. बाहर होती है प्रोटीन की कोट, ध्यान से देखना, बाहर होती है प्रोटीन की कोट और अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। सॉरी, बाहर होती है प्रोटीन की कोट और अंदर होता है डीएनए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इनकी स्मार्टनेस पर थोड़ा सा हम अपलॉज देंगे कि भाई इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया है। बैक्टीरियोफेज जब इन्होंने लिया ही है, तो ना तो इसमें कोई थर्ड चीज होने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, क्योंकि वायरस लिया है, एक ऐसा वायरस विच इज बैक्टीरियोफेज, जिसके पास कोई थर्ड चीज हो ही नहीं सकती। रिमेंबर, या तो उसके पास प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, और दूसरा डीएनए है, तीसरी चीज है ही नहीं। और अगर तीसरी चीज है ही नहीं, तो इन दोनों में से ही कोई ऐसा होगा जो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो काम आसान हो गया इनके लिए। उनको ये पता है या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। देन they will infect the virus, they will infect the bacteria by virus called बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूज। तो वो क्या करते हैं इसके बाद वो आता है मटेरियल रिक्वायर्ड कंप्लीटेड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस और प्रोसीजर। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसको रेडियो एक्टिव बनाते हैं। अब रेडियो एक्टिव बनाने के लिए इसको ग्रो कराना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मीडियम, और उसके लिए रेडियो एक्टिव मीडियम क्या लेते हैं, ध्यान से देखना, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेना भी वेरी ग्रेट डिसीजन, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ओके फाइन। और एक मीडियम में ये क्या कराते हैं, सेम चीज, दे आर ग्रोइंग, व्हाट दे आर ग्रोइंग, द सेम बैक्टीरियोफेज, they are growing the same bacteriophage, in the environment in the presence of radioactive sulfur. Again very great decision. why I am saying that it is very great decision, क्योंकि सुनो, जो सल्फर के बॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सल्फर के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में। यानी कि अगर मैं बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव बनाऊंगा सल्फर से, सल्फर 35, ठीक है, अगर मैं बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव बनाऊंगा सल्फर से, तो यहां पर दो चीजें हैं बैक्टीरियोफेज के पास, हमें पता चली थी अभी, प्रोटीन है और डीएनए है, तीसरी चीज कुछ है ही नहीं। तो अगर सल्फर बॉन्ड किसके पास प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के पास प्रेजेंट होता है, तो इस केस में डीएनए से कंबाइन तो करेगा नहीं, तो सल्फर किसके पास प्रेजेंट है, प्रोटीन के पास। तो इस केस में रेडियो एक्टिव क्या होगा, इस केस में रेडियो एक्टिव कौन बनेगा, प्रोटीन। ध्यान से देखना ये एक्सपेरिमेंट।
अगर मैं बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव बनाता हूं सल्फर मीडियम में, तो यहाँ रेडियो एक्टिव क्या हो जाता है, डीएनए नहीं होता है, प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि देयर आर सल्फर बॉन्ड्स बिटवीन प्रोटीन। लेकिन आपको पता है फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन डीएनए, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस होता है, डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट नॉट प्रोटीन। ठीक है, तो इस केस में जब आप रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से रिएक्ट कराते हो या ग्रो कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, तो इस केस में क्या बोलते हो कि डीएनए गेट्स रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव यहां इस सिनेरियो में क्या होगा, डीएनए। अब रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है, चमकीला। रेडियो एक्टिव मतलब ये समझ लो कि ग्रीन कलर का अलग से चमकदार आपको दिखने लगेगा। तो यहां पर जो चमकेगा, यहां कौन चमकेगा, ऐसा समझ लो डीएनए, और यहां कौन चमकेगा, यहां कौन चमकेगा, प्रोटीन। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस किसके पास होता है, डीएनए के पास। प्रोटीन के पास होता है क्या फॉस्फोरस? नहीं। सल्फर किसके पास होता है, प्रोटीन के पास। तो यहाँ रेडियो एक्टिव कौन बढ़ेगा, चमकेगा कौन यहाँ पर, प्रोटीन। क्या डीएनए? नहीं। समझ आया? तो ये दो चीजें, सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, वो इस वायरस को अटैच करा देते हैं बैक्टीरिया के साथ, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन हो। तो ये बैक्टीरियोफेज which is with radioactive DNA, bacteriophage here infects E. coli। इनको E. coli को इन्फेक्ट कर देगा। as the process infection with virus continues, the bacteria were agitated। फिर इसको क्या करोगे आप, एजिटेट करोगे, ब्लेंड करोगे, थोड़ा सा मिक्स करोगे, राइट। तो देन द प्रोसेस गोज ऑन विच इज एजिटेशन। मिक्स करोगे ताकि थोड़ा सा इंफेक्शन और क्लियरली फैल जाए, ब्लेंड करोगे आप, है ना। फोर्थ प्रोसेस, फोर्थ स्टेप इज यू विल सेंट्रीफ्यूज द होल ट्यूब, ठीक है, जिसमें ये सब चीज चल रहा है। यहाँ पर क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज कर दोगे। अब सेंट्रीफ्यूज आपको पता है आप क्या करते हैं, 1500 आरपीएम रोटेशन पर मिनट पर या क्या बोलते हैं इसको, घुमाते हैं। जब आप घुमाते हैं तो जो भी डेंस चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो लाइट चीज होती है वो ऊपर बैठ जाती है। तो फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूजेशन हुआ नेक्स्ट स्टेप में, और क्या नेक्स्ट स्टेप में सेंट्रीफ्यूजेशन हुआ। तो यहां भी सेम ही प्रोसेस करेंगे। यहां क्या अलग होगा, यहां भी सेम ही प्रोसेस है। ई कोलाई को इन्फेक्ट करवा देंगे, किससे, बैक्टीरियोफेज से, ओके, और देन एजिटेशन, देन सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक, कंप्लीट इतना। इसके बाद आता है मेन पार्ट, देन we'll look up to the test tube that we have seen। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने बोला था डेंस चीज जो होगी वो नीचे आएगी। डेंस चीज क्या आएगी, नीचे। तो मैं बैक्टीरियाज जो हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, सेल्स तो भारी होते हैं, तो सेल्स हमेशा क्या आएंगे, नीचे आएंगे। इतना तो क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है, फाइन। डेंस चीज हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो यहाँ जो भी बैक्टीरियल सेल्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। सेम सिनेरियो यू विल सी इन द सेकेंड केस वेयर वी हैव टेकन द radioactive sulfur medium, fine, radioactive sulfur medium, और यहाँ रेडियोएक्टिव प्रोटीन है ना। यहाँ रेडियोएक्टिव क्या है, यहाँ पर रेडियोएक्टिव डीएनए है, यहाँ रेडियोएक्टिव प्रोटीन है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से होगा ये बैक्टीरियल सेल कहाँ होंगे, अब ये भी बताया, बैक्टीरियल सेल तो भारी है, तो बैक्टीरियल सेल सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमेशा नीचे होंगे। यहाँ भी बैक्टीरियल सेल सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कहाँ देखने को मिलेंगे, नीचे देखने को मिलेंगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि बैक्टीरियल सेल्स नीचे हैं, ई कोलाई वाले जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स हैं। अच्छा, एक और बात मेंशन करना जरूरी है कि ये बैक्टीरियल सेल्स अब नॉर्मल बैक्टीरियल सेल्स नहीं है, ये इन्फेक्टेड है। अब इसको इन्फेक्ट किसने किया है, यही सवाल है। इसको इन्फेक्ट किया है बैक्टीरियोफेज ने, लेकिन बैक्टीरियोफेज के पास दो चीजें हैं। बैक्टीरियोफेज के पास भी तो दो चीजें हैं, प्रोटीन
है और डीएनए है। जिसने इसको इन्फेक्ट किया वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। बस मुझे इतना पता लगाना है और इसी के लिए मैंने बहुत स्मार्टली पहले यूज किया कर लिया था, रेडियो एक्टिविटी यूज की थी। एक साइड मैंने रेडियो एक्टिविटी यूज की थी फोस्फोरस की, और जिस साइड मैंने फोस्फोरस रेडियो एक्टिव बनाया वहां रेडियो एक्टिव क्या हो गया था, डीएनए, और जहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर बनाया वहां रेडियो एक्टिव क्या हो गया था, प्रोटीन। अब देखो नाउ इस केस में रेडियो एक्टिविटी जो है, फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिविटी, आई एम शोइंग यू रेडियो एक्टिविटी एज, जो रेडियो एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल ग्रीन यूज करते हैं, तो यहां जहां पर रेडियो एक्टिव डीएनए है वहां जो रेडियो एक्टिविटी दिखती है, रेडियो एक्टिविटी कहां दिखती है मुझे, रेडियो एक्टिविटी सीन विद बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे आप, रेडियो एक्टिविटी, यही आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी सीन और डिटेक्टेड इन सेल्स। क्या ऊपर कोई रेडियो एक्टिविटी दिखी? नहीं, ऊपर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। आप लिखोगे नो रेडियो एक्टिविटी सीन इन supernatant। फाइन, बट हेयर यहां रेडियो एक्टिविटी जहां पर प्रोटीन रेडियो एक्टिव था वहां पर रेडियो एक्टिविटी कहां दिखती है, सुपरनेटेंट में। ग्रीन से हम शो कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी सीन इन सुपरनेटेंट। फाइन, कुछ समझ आ रहा होगा आपको। बट इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल कोई रेडियो एक्टिविटी दिखती है? नहीं, नो रेडियो एक्टिविटी सीन इन सेल्स। से हम क्या कंक्लूड करते हैं, यहां पर एक बात समझो, ये जिधर रेडियो एक्टिव डीएनए है, यहां तो हमें पता है इस केस में रेडियो एक्टिव क्या है, डीएनए है, और रेडियो एक्टिविटी दिखी कहां रही है, चमकीला क्या है यहाँ पर, डीएनए है, और चमक कहां रहा है वो, कि रेडियो एक्टिविटी कहां दिख रही है, नीचे दिख रही है। और रेडियो एक्टिविटी अगर यहाँ नीचे दिख रही है इसका मतलब, और बैक्टीरियल सेल भी इन्फेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है, रेडियो एक्टिव डीएनए है, और डीएनए कहाँ है इसका मतलब नीचे, ठीक है, एंड प्रोटीन ऊपर है। क्लियरली पता चल गया है आपको, क्योंकि ऊपर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी है, नीचे रेडियो एक्टिविटी दिखी है। तो रेडियो एक्टिव क्या है, डीएनए है, तो डीएनए कहाँ है, नीचे है, नीचे मतलब बैक्टीरियल सेल्स के साथ, और बैक्टीरियल सेल्स के साथ है, यानी कि इस बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट किसने किया है, प्रोटीन ने तो नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो ऊपर है और कौन है नीचे, इधर जो इसके साथ में, जो बैक्टीरियल सेल के साथ में है, वही तो इन्फेक्ट करेगा। तो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट किसने किया है, बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट किया है डीएनए ने, बट नॉट प्रोटीन। समझ आया? तीसरी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है, इसलिए तो हमने बैक्टीरियोफेज लिया। सेम चीज यहां से कंक्लूड करने की कोशिश करो। यहां पर आपको रेडियो एक्टिविटी कहां दिखती है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी दिखती है अपर अपार्टमेंट में, यानी कि सुपरनेटेंट में, और यहाँ रेडियो एक्टिव क्या है, यानी कि ऊपर क्या है, प्रोटीन है। अब दो ही चीजें हैं, ऊपर अगर प्रोटीन है तो नीचे क्या होगा, डीएनए, पर अगर प्रोटीन है तो नीचे क्या है, डीएनए, एंड डीएनए इज द वन हु इन्फेक्टेड द बैक्टीरियल सेल, क्योंकि नीचे डीएनए मिल रहा है। यहां भी आपको डीएनए कहां मिल रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नीचे है, तो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट किसने किया है, डीएनए ने। यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहां दिख रही है, सुपरनेटेंट में, यानी कि प्रोटीन ऊपर है, तो नीचे क्या होगा, डीएनए। अब आपको समझ आ रहा है व्हाई आई एम सेइंग कि बैक्टीरियोफेज as material required लेना was smart decision by Hershey and Chase. So this was the experiment. From Hershey and Chase experiment, the fact was established that DNA act as genetic material. यहाँ से fact clear हो जाता है कि DNA acts as genetic material, not protein, not RNA, but DNA. तो यहां से आप कंक्लूड करते हो कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल।
क्लियर? अब इस एक्सपेरिमेंट को चाहकर भी कोई बायोलॉजिस्ट डिनाई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं डिनाई कर सकता है? वही सेम रीजन, जो गलती उन्होंने की थी, जो गलती ऑसवर्ल्ड मैकलीन कोलिन ने की थी, वो गलती इन्होंने नहीं की। उन्होंने क्या किया था? मैमल्स लिया, और उसमें तो दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा स्पेसिमेन लिया, एक ऐसा वायरस लिया जिसके पास दो ही चीजें हैं, या तो इसके पास प्रोटीन है, या इसके पास डीएनए है। इसके अलावा तीसरी चीज है ही नहीं। तो अगर तीसरी चीज है ही नहीं तो तीसरी चीज पता ही इन्फेक्ट क्या करेगी? समझ आया? तो here completes the Hershey and Chase experiment. It is as easy as it seems. Clear? कोई भी confusion है, you can put it in comment section. Right? So here we are ending the class. Till then, take care. Radhe Radhe.